वेलकम स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1 कोड 5062 एंड 8567। इसका यूनिट 1 हम पहले देख चुके हैं और आज आपके सामने डिस्प्ले है आपकी कोर्स बुक के मुताबिक आपका यूनिट नंबर 2 जो कि है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। तो IAS 1 है जी। इसके अंदर ये बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो डाटा है उसको हमने प्रेजेंट कैसे करना है कंपनीज़ की फाइनेंशियल रिकॉर्ड में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो जैसे मैंने आपको लास्ट यूनिट में बताया था कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं इनका मकसद ये होता है कि कंपेरेबल इंफॉर्मेशन कंपनीज़ के दरमियान हो। यानी अगर 25 कंपनियां अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही हैं तो सारी IAS फॉलो करके बनाएंगी, तो सब की इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से कंपेयर हो सकेगी क्योंकि उनके बनाने के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक होंगे। तो ग्लोबली जैसे मैंने बताया था लास्ट यूनिट में, एक अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें गैप स्टैंडर्ड्स कहते हैं। तो अमेरिका में कंपनीज उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं और दूसरे हैं UK बेस्ड IAS और IFRS। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं UK बेस्ड, पाकिस्तान भी इन्हीं को ही फॉलो करता है, यूरोपीय यूनियन भी यही फॉलो करते हैं। इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पाकिस्तान में कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं। तो IAS 1 क्या कहता है जी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की और उनके अंदर कौन सा डाटा लाजमी तौर पर रिपोर्ट करना है उसकी रिक्वायरमेंट बनाता है। अब कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं? पहले ही होती है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसका पुराना नाम बैलेंस शीट है और नया नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। और बैलेंस शीट का भी काम यही था कि वो फाइनेंशियल पोजीशन किसी बिजनेस की शो करती थी। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो वही हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। नंबर 2 है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मुराद वैसे ही है जैसे वो इनकम स्टेटमेंट होती है, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं और साथ हम ऐड कर देते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये वो इनकम होती है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा हमें कहीं से आ रही होती है। फिर तीसरी स्टेटमेंट बनती है स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी चेंजेस और चेंजेस इन इक्विटी। जो मालकान का सरमाया होता है, शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी है उसमें जो चेंजेस आ रही होती हैं वो सामने आती हैं। फिर चौथी स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बिजनेस में जितना कैश इनफ्लोज हो रहे हैं और आउटफ्लोज हो रहे हैं ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, उनकी स्टेटमेंट बनाई जाती है। और पांचवी चीज़ है, ये जो चारों स्टेटमेंट्स ऊपर हैं ये बनाने के लिए जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं और एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं इनको भी साथ लिख के हम बताते हैं और फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेट कंप्लीट होता है। तो पाकिस्तान में कोई भी कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, उसके लिए ज़रूरी है इन पांचों रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। अच्छा जी, अब हिस्ट्री ऑफ IAS 1 की अगर बात करें तो 2001 से ऑनवर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है, जिसने इंटरनेशनल अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड कमेटी थी 1997 उसके इस इशू किए हुए स्टैंडर्ड को फर्दर चेंज किया और ये फिर 2003 के अंदर फिर रिवाइज हुआ और इसके अंदर और एडिशनल चीज़ें कुछ शामिल की गई। देन अगेन 2011 में इसकी अमेंडमेंट आई और 2014 में भी अमेंडमेंट आई। तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो अमेंडमेंट आते आते जो इसकी अभी कंप्लीट शक्ल है वो आपको अभी हम दिखाते हैं जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव IAS 1 का जो है वो ये है कि टू डिस्क्राइब द बेसिस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ जर्नल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि जो जर्नल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कंपनीज की, वो किस बेस पे तैयार की जाएंगी उसकी बेसिस प्रोवाइड करना। टू मेक इट पॉसिबल टू कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू सो दैट दे कैन बी कंपेयर्ड विद द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ अदर कंपनीज के साथ रिकॉर्ड के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुवाजना हो सके। अगर ये ना हो IAS 1 तो हर कंपनी अपना अपना फॉर्मेट फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जिसको आपस में कंपेयर करना मुश्किल हो जाए। और IAS 1 जो है ओवरऑल रिक्वायरमेंट सेट करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन कैसे होगी। प्रेजेंटेशन से मुराद उनका फॉर्मेट क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा और उनके अंदर कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। और फिर अगर हम गोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का गोल हमेशा यही होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब कंपनीज रिलीज़ करती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, तो जो यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जैसे शेयर होल्डर्स हैं, बैंकर्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, वो उनको पढ़ने के बाद इकोनॉमिक डिसीजन या फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं कि क्या इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इनका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है और इनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या पोजीशन शो करती है और यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि IFRS बेस्ड जो IAS बेस्ड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हैं जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम इसी का ही पहला हिस्सा जो होता है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होता है। तो उसके बाद है जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड देन नोट्स टू द अकाउंट्स। तो इनके जो जर्नल फीचर्स होते हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो ये पहला फीचर तो होता है गोइंग कंसर्न कि आप जिस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं आप अज्यूम करते हैं कि नेक्स्ट आने वाले जितने ईयर्स हैं उनमें ये कंपनी अपना कारोबार जारी रखेगी और ये फौरी तौर पे लिक्विडेट नहीं हो रही। देन अक्रूवल बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं
कैश इन या कैश आउट हो या ना हो, हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं और कैश की रिकॉर्डिंग हम सेपरेटली कैश फ्लो जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है उसमें करते हैं। कंसिस्टेंसी हो, जिस बेस पे एक दफ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए नेक्स्ट ईयर भी उसी बेस पे बनानी है। फिर जितने भी मटेरियल आइटम हैं आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के, उन सबको आपने डिस्क्लोज़ करना है और फिर कंपेरेबल इन्फॉर्मेशन शामिल करनी है। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन से मुराद ये है कि पिछले साल की इन्फॉर्मेशन भी साथ शो करनी है, यानी 2 कॉलम बनाने हैं, यानी इस साल का भी एक कॉलम होगा सपोज़ 2025 का और एक पिछले साल का 2024 का। मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ। अब स्ट्रक्चर क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, सबसे पहले देख लें जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसे हम बैलेंस शीट कहते थे, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, उसका नाम लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा एज एट, जिस डेट पे वो बन रही है। तो सबसे पहले लिखे जाएंगे जी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की हेडिंग होगी और सबसे पहले इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू द ओनर्स, उसमें सबसे पहले आ जाएगा शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, अदर कंपोनेंट्स इक्विटी, नॉन कंट्रोलेबल इंटरेस्ट। ये वो होते हैं कंपनीज के वो शेयर होल्डर्स होते हैं कि जिनकी सिग्निफिकेंट होल्डिंग्स हमारी कंपनी में नहीं होती। तो इस साल की भी इंफॉर्मेशन आपने रिप्रेजेंट करनी होती है, करंट ईयर की भी, और पिछले साल की भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी होती है। ये स्टैंडर्ड्स के तहत रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम इक्विटी का टोटल कर देते हैं। नीचे शुरू हो जाती हैं जी लाइबिलिटीज़ और सबसे पहले आते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब लफ्ज़ हमने ये यूज़ करना है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। पहले लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ पे यूज़ किया जा सकता था, लेकिन अब स्टैंडर्ड ने जो लफ्ज़ यूज़ किया है वो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करनी है, जिसमें लॉन्ग टर्म बारोइंग है, डेफर्ड टैक्स है। डेफर्ड टैक्स से मुराद वो टैक्स जो अभी हमारे ज़िम्मे हम आ तो चुका है अकाउंटिंग रिकॉर्ड के मुताबिक, लेकिन अभी उसकी पेमेंट करने की हमारी फौरी रिक्वायरमेंट नहीं आई। दैन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं। उसके बाद ये बनती हैं जी टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज़। फिर बनती हैं जी करंट लाइबिलिटीज़। ये वो लाइबिलिटीज़ हैं जिनको 1 साल के अंदर अंदर हमने पे करना है। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स इसमें आ जाएंगे। शॉर्ट टर्म बारोइंग्स हैं, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है, करंट टैक्स पेएबल एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ का भी हम टोटल करेंगे एंड देन टोटल लाइबिलिटीज़ हो गई। तो टोटल लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी ये जो हो गई ये बराबर होंगी एसेट्स की। अब दूसरी साइड पे एसेट शुरू हो जाएगा। एसेट्स के लिए सबसे पहले आप हेडिंग यूज़ करनी है नॉन करंट एसेट। ऐसे एसेट जिनका हमें फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा अरसे तक के लिए होना है, जिसमें जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, गुडविल है, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट जिनकी फ़िज़िकल शेप नहीं होती लेकिन हमें फ़ायदा दे रहे होते हैं, जैसे फार्मूला, पेटेंट, कॉपीराइट। इन्वेस्टमेंट आपने की हो किसी और कंपनी में, अवेलेबल फॉर सेल इन्वेस्टमेंट हो, इनका यहाँ पे टोटल कर लेते हैं नॉन करंट एसेट का। और फिर करंट एसेट की हेडिंग है जिसके अंदर है जी इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, अदर करंट एसेट्स और कैश इक्विवेलेंट। तो इनका यहाँ पे टोटल करते हैं तो आपको पता है टोटल एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। अच्छा, उसके बाद जी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम हम प्रेजेंट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम के 2 हिस्से होते हैं। फर्स्ट पार्ट में स्टेटमेंट ऑफ इनकम होती है और सेकंड पार्ट में स्टेटमेंट ऑफ अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम का होता है। तो कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है जी, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था या इनकम स्टेटमेंट, उसी तरह हम इसको लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले रेवेन्यूज़ होते हैं जिस ईयर के, फिर नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उसमें से ऐड करते हैं अदर इनकम, फिर लेस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट, एडमिन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, फाइनेंस कास्ट, और ये आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दैन उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा ऑपरेशंस के लिए जो प्रॉफिट है वो आ गया। और अगर कोई डिसकंटिन्यूस ऑपरेशन हो तो वो भी लिख लेते हैं। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर है, तो जो प्रॉफिट आ जाता है कितना हम ओनर्स ऑफ द एंटिटी को एट्रीब्यूट करते हैं और कितना नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को। फिर इसमें ऐड कर देते हैं अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम, और नीचे फिर हम एंड पे हम अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हैं कि जो अर्निंग हुई है हमारी कंपनी के शेयर्स कितने हैं, उसके मुताबिक फिर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये जी आपकी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का स्ट्रक्चर। हमने सिर्फ अभी 2 का देखा। हमने अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में देखा स्टेटमेंट में कि एक बनती है इनकम स्टेटमेंट जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, और दूसरी होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये फौजी फाउंडेशन कंपनी की यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं। और ये एक्चुअल डाटा दिया हुआ है 2020 एंड 2019 का। याद रहे ये जो बीच में नोट वाली लिखा होता है ना, नोट लिखा होता है 4, 5, 6, 7, ये नोट से मुराद ये है कि अगर आप शेयर कैपिटल की तफसील देखना चाहते हैं तो इन स्टेटमेंट के एंड पे नोट 4 है, उसको देखें, उसमें तफसील दी होती है, ब्रेकअप दिया होता है कि कंपनी में किस किस का शेयर कैपिटल है। फिर कैपिटल रिजर्व की डिटेल नोट नंबर 5 में है, रेवेन्यू रिजर्व की डिटेल जो नोट नंबर 6 में है। तो इस तरह सारे नोट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये वही हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एंड पे नोट्स टू द अकाउंट्स लगे होते हैं।
तो आप देख रहे हैं इसी पैटर्न पे बनानी है। अब जितनी भी पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनीज़ हैं वो इसी पैटर्न पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाती हैं।